दोस्तों नमस्कार। एक लंबे समय से आपके किसी इंटरव्यू की बड़ी डिमांड थी, मांग थी। हमारा उद्देश्य है इस YouTube चैनल का कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो एक असमंजस की स्थिति में रहते हैं, जिन्हें ये नहीं पता होता है कि मैं उस विषय की गहराई तक कैसे जाऊं और उस विषय में बिना किसी कोचिंग के भी, और उस विषय में कैसे मैं बहुत कम समय में एक सही मार्गदर्शन निर्देशन के तहत मैं सफलता अर्जित कर पाऊं। ये प्रयास है मेरा और कोशिश है कि प्रत्येक उस अंतिम सीढ़ी पे खड़े उस प्रत्येक बच्चे को इस सफलता की अगणित जितनी भी सीढ़ियां हैं वहां तक मैं पहुंचाऊं। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने एक ऐसे बैकग्राउंड से आकर और एक ऐसे विषय में एक बड़ी अद्भुत सफलता अर्जित की जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और मेरे लिए प्राउडेबल बात यह है कि उन्होंने मेरी मनोविज्ञान किताब पढ़ी है, मेरे से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। और एक टीचर के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती कि उसका ही विद्यार्थी वो किसी भी रूप में मार्गदर्शन उन्होंने प्राप्त किया हो और एक उच्चतम पद पे और एक फर्स्ट रैंक के साथ जब वो स्थान अर्जित करता है तो मुझे लगता है कि शायद जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी वही होती है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिजिक्स विषय में 2018 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले योगेंद्र कुमार मील को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तो योगेंद्र प्लीज आप आए। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कुछ थोड़ा सा और ही साइड में आ जाओ, कर लो इधर। हाँ ठीक है। तो ये बैठ के इंटरव्यू हम पहली बार कर रहे हैं, अब तक खड़े होकर इंटरव्यू किए हैं और उद्देश्य यही है कि आपको एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व से परिचित करवाया जाए जिन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे से जिया है। तो योगेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद कि आपने जो ये बड़ी उपलब्धि अर्जित की है, ये आपके परिवार के लिए, एक टीचर के लिए और पूरे राजस्थान के लिए अपने आप में एक बहुत प्राउड भरी बात होती है। क्योंकि जहां तक मैंने आपको जाना है, जहां तक मैंने आपको समझा है, आपने बिना किसी कोचिंग के और सेल्फ स्टडी और एक बीटेक जैसे बैकग्राउंड से आकर और राजस्थान सरकार के खिलाफ केस करके और उसके बावजूद आपने फर्स्ट रैंक हासिल की, ये अपने आप में उन बच्चों के सामने एक उदाहरण है जो ये कहते हैं कि सर सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, कोचिंग करने का अवसर भी मिल रहा है, लेकिन सर हार जाते हैं। हारिए मत, फिर से खड़े होइए। जब तक अंतर्मन से आवाज, आज थीम जो ली है मैंने, ये थीम क्या है? ये जो पीछे आपको उषा का दृश्य दिखाई देता है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा। याद रखना, हम तब तक नहीं हारते जब तक हमारा अंतर्मन हमें प्रेरणा देता है। और याद रखिए, यहां से कभी आवाज मत ले आना कि मैं हार चुका हूं सर, मैं टूट चुका हूं सर। कभी मत टूट जाना, जिंदगी बहुत विशाल है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो योगेंद्र, आमंत्रित हैं आप हमारे YouTube चैनल पे। बहुत सारे बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपके मुख से ही जानना चाहूंगा आपकी सफलता की कहानी। कैसे आप फर्स्ट रैंक तक पहुंचे, क्या स्ट्रगल रहा, क्या बीटेक किया तब आपके दिमाग में था कि मैं स्कूल एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर की तैयारी करूंगा, बन भी जाऊंगा? क्या कभी सोचा था? क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा एक हटके चलते हैं, लेकिन आपने एजुकेशन लाइन को चुना और उसके बाद आपने फर्स्ट रैंक हासिल की। ये सफर कैसा था? सर इसमें आपको थोड़ा सा मतलब बेसिकली सबसे पहले तो सर धन्यवाद चाहूँगा कि मेरे को यहाँ आपने बोलने का मौका दिया। और मेरे प्रेरणा स्रोत आप हो सर, है ना। और क्योंकि शुरू में थोड़ा सा शुरुआत से हम देखें एक बार, जी जी, तो कुछ बातें तो सर ऐसी हैं कि मैं इस फील्ड में दो बातें हैं सर। एक तो होता है अपना एक पैशन होता है और दूसरा होता है एक परिस्थिति बस भी आ जाना सर, है ना। दो बातें हैं। सही बात। तो मेरा जो केस है उसमें थोड़ी सी परिस्थितियां हैं और थोड़ा सा मेरा सर पैशन भी आया है सर। तो शुरुआत में भाई 12वीं क्लास में निकलने के बाद में हर स्टूडेंट का, मैथ्स वाले स्टूडेंट का, बच्चों का ये रहता है कि आसपास के दोस्त वगैरह हैं वो सब इंजीनियरिंग में जाएं। तो मेरा भी सपना था मैं भी बीटेक करके भाई थोड़ा सा इंजीनियरिंग में। तो उस समय ये था कि हाँ भाई 12th के साथ में इंजीनियरिंग में हो गया। सही बात। और उसके बाद में थोड़ा सा ये था भी इकोनॉमिकली वीक थी कंडीशन, तो फीस वगैरह का इतना वो था नहीं। तो साथ में बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, सोचा उससे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए तो फीस वगैरह भी भर दें सर। सबसे बड़ी बात यही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जो बच्चे अभावों का रोना रोते हैं। ऐसे विद्यार्थी देखिए जो फर्स्ट रैंक हासिल कर लेते हैं एक ऐसे विषय में जहां कोचिंग के बिना संभव नहीं होता है। वहां एक बच्चा, एक अभ्यर्थी अपनी आर्थिक परिस्थितियों को वास्तविक रूप में स्वीकार करते हुए, अपनी वस्तु स्थिति को समझते हुए
और उन बच्चों को ट्यूशन करा के और वहां से अपने सपने पालता है। ये बहुत बड़ी चीज है। सपनों को पालिए और उन सपनों को पालने के लिए जो मुसीबतें आए उनका अंतर्मन से स्वीकार कीजिए और सामने खड़े हो जाइए। याद रखना, मुसीबतें हार जाएंगी। योगेंद्र ने हराया है। जो इन्होंने परिस्थिति मुझे बताई है वो तो कंप्लीट परिस्थितियों का वर्णन किया नहीं जा सकता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी खुशी की बात होती है कि आप ऐसी परिस्थिति में और ऐसे विषय में बहुत बेटर कर पाते हैं। उसके बाद का सफर क्या रहा? सर वहीं से फिर स्टार्ट हुआ सर, थोड़ा थोड़ा टीचिंग में रुझान आना। जी जी। और साथ साथ में बच्चों को पढ़ा भी रहा था, एजुकेशन भी कंप्लीट हो रही थी। ठीक है। और ऐसे करके इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा। और उसके बाद में सर एग्जाम, गेट इंजीनियरिंग के हाँ लिए हाँ हाँ। गेट का एग्जाम लगता है, उसका एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। वेरी गुड। और काफ़ी जो थोड़ा सा सर फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है और अपने सामाजिक के सिक्कर चुरु झुन अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सही बात है। वहाँ का जो सामाजिक माहौल ऐसा है सही सर बात है। कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को थोड़ी सी बहुत बढ़िया, प्राथमिकता बहुत ज्यादा ज़्यादा प्राथमिक, मिलती है सर। निश्चित रूप से। तो उस वजह से फिर डीएमआरसी में दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर के लिए एग्जाम दिया, वो भी हो गया। बहुत बढ़िया। वहाँ होने के बाद में साथ में ही थोड़ा सा जॉब के लिए सब ये था कि राजस्थान में कोई भी जॉब हो। सही तो बात है। 2013 में लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो परसेंटेज बेस से तो 12th क्लास में 90+ परसेंटेज थे। बहुत बढ़िया, बहुत तो उससे परसेंट जयपुर में सर वहीं रहना हो रहा था, तो वहीं स्कूल में अपॉइंटमेंट हो गया। और अब वो होते ही फिर डीएमआरसी वाली जॉब वो 4600 ग्रेड पे है वहाँ पे, अच्छा, और अच्छा, यहाँ 2800 ग्रेड पे है। वेरी गुड। लेकिन फिर भी फैमिली और पापा जी ने कहा कि यार तू खुद ही सोच। तो मेरे हाँ, को घर ऐसे घर ही लगा होता है। कि मेरे को साथ में थोड़ा टीचिंग में जाना था सर। और हो सकता था कि ये इधर वाला रास्ता थोड़ा मेरे लिए बात, सही आगे का मार्ग तय कर दे। सही बात। तो फिर वो जॉब को छोड़ के लेब असिस्टेंट वाला जॉब सर किया। फिर लगभग 7-8 साल तक लेब असिस्टेंट के जॉब में वहाँ पे स्कूल में बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सर थोड़ा बात सा है। कहीं हो जाता है किसी सेशन के बीच में टीचर का ट्रांसफर हो जाना, सही है बात ना। तो वो फिजिक्स का ट्रांसफर हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, तो थोड़ा सा पापा जी ने भी यही सिखाया था कि बहुत बेटा बढ़िया। काम करने से कोई बंदा थकता कोई नहीं। नहीं थकता, सही तो बात। फिर मैं स्कूल में कोई सा भी सब्जेक्ट भी, लेबर स्टेशन का वैसा तो कोई सब्जेक्ट है सही नहीं। बात, सही बात। तो सबका आशीर्वाद था, मेरे स्टाफ का भी मेरे पे आशीर्वाद था कि ठीक है भाई योगेंद्र पढ़ा रहा है तो ठीक है। सही उस बात। समय मेरे को ये पता नहीं था कि सर मैं पढ़ाने से मेरे को आगे जाके कहीं ना कोई फायदा फायदा होगा। मिलेगा, ये फायदा नहीं, मेरे ये को पता नहीं था। सिर्फ वो जो बच्चे आ जाते थे सर हमें थोड़ा ये सब्जेक्ट वो गुरुजी ट्रांसफर हो गया तो आप पढ़ा दो। उससे फिर थोड़े थोड़े सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा था और साथ में फिजिक्स कंटिन्यूअसली चल रही थी। वेरी गुड। और वहीं से फिर एकदम से थोड़ा ये हुआ कि हाँ अब तो अपन इसी फील्ड में आगे, जैसे टीचर वाले, जैसे कई बार होता था कि स्टाफ के जो साथी थे उन्होंने भी कहा कि यार तू पढ़ा तो रहा है लेकिन अभी भी तेरे को नॉन टीचिंग में मानते हैं, तो तू ऐसे कर, हमारे कहने से तू बीएड कर। बीएड कर। तो फिर साथियों ने जो उन्होंने कहा कि भाई बीएड कर सकते हो। बीएड के लिए अप्लाई किया तो राजस्थान में पता चला सर बीटेक वाले तो बीएड कर ही नहीं कर ही सकते। नहीं सकते। तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट में केस लड़ा सर। उस समय पीटीटी का एग्जाम एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से करा रहे थे, तो उनके खिलाफ और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के खिलाफ। तो कम से कम 6-7 हियरिंग हुई, 5-6 महीने तक लंबा केस चला। फिर उन्होंने क्या किया, लास्ट में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई। अच्छा अच्छा। और उसी में जैसे मान लो अब सर के आप ही के साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे, उन्होंने फिर ये कहा सर कि आपके इंजीनियरिंग में टीचिंग सब्जेक्ट फिजिक्स बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं। तो आप फिजिक्स मैथ्स तो आपने पढ़ी नहीं है, और टीचिंग सब्जेक्ट एनसीटी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका नहीं बन रहा, तो आप बीएड नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। हालांकि सर कोर्ट में जब हुआ तो मैं उसी टाइम कोई ये एडवोकेट वकीलों की हड़ताल चल रही थी, तो 2 हियरिंग मैंने मेरी खुद लड़ी, जज साहब के सामने पैरवी की। जैसे भी भाई मेरे को वकालत का इतना था नहीं, लेकिन उन्होंने भी मेरे पे लास्ट में यही कहा कि तेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, अच्छा अच्छा। लेकिन देख ये जैसा जो कानून जो कह रहा है कि मैं तो उसी सिलसिले में कह सकता हूँ, हो सकता है मे भी आप सुप्रीम कोर्ट जाओ तो सही बात। आपको फायदा मिले। तो सर सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो फिर वहाँ वकीलों की फीस ज़्यादा, तो वो बैठता नहीं है। तो फिर बाद में स्टडी किया कि अपने देश में कई स्टेट ऐसे हैं जो बीटेक वालों को भी करा रहे हैं सर, करवाते हैं। और इवन एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें भी था सर। अच्छा अच्छा। लेकिन पता नहीं राजस्थान में क्यों नहीं करवा रहे हैं, फिर वो अलग एक बहस का मुद्दा है सर। तो उस हिसाब से फिर हरियाणा से करके आया सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। हरियाणा से बीएड किया और हरियाणा से बीएड किया, साथ में अब एमएससी भी रेगुलर नहीं कर सकता, जॉब में था। सही बात है। तो वीएमओयू कोटा ओपन से एमएससी ओपन से किया। सही बात है।
तब जाके सर फिर ये हुआ कि हाँ डिग्री तो कंप्लीट हो गई सर, है ना। और थोड़ा सा ये है कि आप जैसे गुरुजनगण का, परिवार लोगों का, परमात्मा का आशीर्वाद था कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब आरपीएससी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था 2018 वाला तब। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, वैसे मैं एलिजिबल था नहीं, लेकिन वो वैकेंसी कुछ लोग टंकी पे चढ़ गए, है ना, उनकी वजह से फिर गवर्नमेंट की धीरे धीरे वो चेंज हो गई, तो वो थोड़ा आगे चली गई। और 2020 तक मेरी कंप्लीट हो गई सर। और जैसे एग्जाम में दिया तो वो उसमें निकल गया। हालांकि उसमें सर मेरे को ये आइडिया नहीं था कि, क्योंकि मेरा सर बैकग्राउंड और सर्कल ऐसा नहीं था कि मैं किसी को जो बीएससी एमएससी फिजिक्स से करके हैं वो लोग मेरे जानकार थे नहीं सर, कोई भी। हाँ, वो अपने टीचिंग वाली लाइन थी नहीं ना आपकी। हाँ, टीचिंग वाली लाइन थी नहीं सर, तो इसलिए फिर एक तरीके से यही था कि कोई बताने वाला कुछ था नहीं। तो यही बस देख लिया कि किसी ने मान लो, फिर एमएससी होते हैं नेट के लिए, तो फिर किसी कोई दोस्त वगैरह से, किसी दूसरे म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा पूछा कि भाई तैयारी वगैरह फिजिक्स वगैरह कैसे क्या पढ़ना है, 11th 12th की तो आती है भाई, चलो पढ़ा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा भाई, वो इत्तेफाक से दोस्त भी ऐसा मिल गया कि भाई उसकी नेट में और जेआरएफ में अच्छी रैंक थी सर। अच्छा। और वो, लेकिन वो था दूसरे स्टेट का। अच्छा। तो उसको, तो उसने तो आंध्र प्रदेश से था, और उसने सीधा ये कह दिया कि सर अच्छे अच्छे ऑथर्स के नाम बता दिए और 15-20 बुक्स बता दी मोटी मोटी, भाई ये फिजिक्स के लिए तो इतना ही पढ़ना पड़ता है। अब वो सर उसने तो बता दिया ऐसे ही बातों बातों में, मेरे वो समस्या में यार चलो ठीक, उसने बताया तो क्या पता अपन कंपटीशन में बिखर नहीं जाए। सही बात है। तो जाने में सर वो पढ़ा गया, तो उससे वो नेट वगैरह भी निकल गई, ये एग्जाम भी निकल गया। बहुत बड़ी बात। मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कि राजस्थान को आपने अपनाया एक बड़ी जॉब छोड़ के दिल्ली से, क्योंकि परिवार हमारा डिमांड करता है, लेकिन उस ग्रेड पे को आपने चैलेंज के रूप में लिया, किसी भी रूप में, कि हम गैर शैक्षणिक स्टाफ में हम आते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आपको मोटिवेट करती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, स्टाफ वालों की बातें हैं, या स्कूल का माहौल हो सकता है। दूसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने उन गरीब बच्चों को पढ़ाया, सभी विषय पढ़ाए, और वो कहीं ना कहीं, देखिए ईश्वर देखता है, यदि हम किसी का भला करते हैं किसी भी रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से भी, तो कहीं ना कहीं हमें बदले में बहुत बड़ा मिलता है। बहुत से लोग इसके समर्थक नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैं मानता हूं यदि आप किसी की जिंदगी बदलने में, किसी गरीब बच्चे की किसी भी रूप में आप हेल्प करते हैं, तो ईश्वर वो जरूर देखता है आपको बड़ा प्रतिकार। इसका तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, थोड़ा सा किसी को भी ताज्जुब होगा। मेरे को भी बाद में पता चला, मैं एग्जाम दे के वापस आया था, तो मेरे जो पीछे जो स्टूडेंट पढ़ाए हुए थे गवर्नमेंट स्कूल में 7-8 साल से पढ़ा, वो सब बच्चे मेरा एग्जाम अच्छा हो इसके लिए प्रेयर कर रहे थे सर, है ना, प्रार्थना कर रहे थे कि, हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि सर आपका रिक्रूटमेंट में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहीं और स्कूल में चले भी जाओगे, लेकिन वो भी हम देख लेंगे, लेकिन सर आप ठीक है, आपका हो जाना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। बस बात ये था कि सर इम्पोर्टेंट बात तो यही थी, मैं सर जैसे हर कोई भी वीडियो है, धीर सर का कोई भी वीडियो आता है, और उसमें ये सर हमेशा एक बात कॉमन कहते हैं, कुछ लोग तो बोर भी हो रहे हैं कि यार ये आदमी एक ही बात बार बार क्यों कह रहा है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। तो ये सर के जो बातें हैं, जी मैं जब तैयारी कर रहा था ना सर, उस समय क्या है कि भाई कोचिंग का ये सब का मेरे को आइडिया था नहीं, हालांकि अगर मुझे पता होता कि ऐसे कर रहे हैं तो क्या पता किसी दोस्त के कहने से मैं चला भी जाता, लेकिन एक तो सर जॉब था, पॉसिबल नहीं था, तो पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात, मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन वगैरह जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के लगा रहे हैं तो वो लग रहे थे, सही बात। तो कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बनाई थी सर वो, जैसे मान लो अगर आपको 5 मिनट में भी थोड़ा सा आपके माध्यम से बताना चाहूँ तो उसमें ये होता है सर कि ज़्यादातर बच्चे क्या है कि अभी तो पिछले 2 साल में तो ये परिस्थितियाँ चल रही हैं सर कि 6 घंटे 7 घंटे कहीं पे ऑनलाइन पे देख रहे हैं और फिर उसी को लिख रहे हैं, और किसी को पूछते हैं कि हाँ भाई सेल्फ स्टडी अच्छी चल रही है, हाँ धीर सर ने तो कहा सेल्फ स्टडी करना है, हाँ हर हम कर भी रहे हो, उस फलानी कोचिंग से 6 घंटे का वीडियो ले रखा है और पूरा उसको लिख के बढ़िया जमा रहे, वो उनको सेल्फ स्टडी मान रहे हैं सर, वास्तव में सेल्फ स्टडी है ही नहीं, वो है ही नहीं। और एक्चुअली मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर कोई बंदा इवन साइकोलॉजी में हर एक चीज का 1-2 बातें होती, एक तो आप अच्छे से पढ़ाई करना और उसका रिवाइज करना, सही, रिपीटेशन बहुत जरूरी है सर। मेरे को तो ये भी आइडिया नहीं था कि साइकोलॉजी की कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, किसी दोस्त के माध्यम से पूछा, और हो सकता है वो शायद अपने भाई सिक्कर जोनू का एक मेरा दोस्त यहाँ का ही था फतेहपुर से, तो उसने कह दिया, मैंने पूछा यार फर्स्ट ग्रेड की मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो
बोले यार पहले तो उसने पूछा तू तो कर ही नहीं सकता, बीटेक वाला है। मैंने कहा यार वो जुगाड़ कर लिया मैंने, छोड़, तू अभी मेरे को बता तैयारी कैसे करनी है। तो उसने कहा कि तू ऐसे कर, ऐसे ये बुक लिया मैं फिजिक्स के लिए। तो उसने फिर मेरे को, मैंने जो पढ़ा उसने बताया ही नहीं। अच्छा, उसने कहा कि तू राजस्थान यूनिवर्सिटी की सीबीएच की बुक चलती हैं, हाँ, हाँ। जो प्रोफेसर हैं जब उन्हीं के पढ़ ले, उनसे बाहर कुछ नहीं आता। अच्छा। और ठीक है भाई वो ले आते हैं। हाँ, हाँ। तो मैं फिर उसके लिए फिर जीके वगैरह के लिए बोले, जीके के लिए जो राजस्थान में भी बुक्स चल रही हैं, हिस्ट्री की पवन जी भंवरिया सर की चल रही हैं, करंट के लिए तो मेरा दोस्त है विनोद, वो उसका चल ही रहा है सर, है ना, वो उसने पहले ही मेरे को कह दिया ये पढ़ ले। उसने तो इवन सर अपनी वो बुक निकलने से पहले सॉफ्ट कॉपी भी कोई किसी को देता नहीं है, लेकिन उसने दे दिया कि भाई तेरा केस ही अलग है, तू रख, तू इसको पढ़ लेना। तो वो करंट वहां से हो गया। तो फर्स्ट पेपर, बाकी जो हिंदी इंग्लिश वगैरह था थोड़ा, तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, और थोड़ा सा रिवाइज किया था। और बात आती है सर सेकंड पेपर में, और सेकंड पेपर में काफी लोग ये सोचते हैं, थोड़ा हो जाता है सर कॉन्फिडेंस आ जाता है, या उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि भाई मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, साइकोलॉजी की जरूरत नहीं हाँ, बहुत से है। जबकि सर राजस्थान में नौकरी लगना है ना, अगर स्कूल लेक्चरर लगना है, तो एक तो उसका जीके अच्छा होना चाहिए, सही बात है। ठीक है। दूसरी बात सर, अगर उसको साइकोलॉजी वो छोड़ के जा रहा है, बहुत सारे सर हमारे जैसे, मान लो आर्ट्स का मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन साइंस में बहुत सारे लोगों को ये होता है कि साइकोलॉजी देख लेंगे, 10-12 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, और बाकी सब्जेक्ट में अपन कर ही लेंगे। सर ऐसा नहीं है, वो फिर वो पिछड़ जाते हैं। वो तो एक वैकेंसी ऐसी आई थी, वो 11,000 12,000 उसमें पोस्टें ज्यादा आई थी, तो लोगों ने सब्जेक्ट के आधार पे नौकरी निकाल ली थी, लग गई थी सब्जेक्ट के आधार पे। लेकिन कम पोस्ट आती है, तो सर उसमें कहीं ना कहीं जो 30 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स, हाँ, बड़ा पार्ट है, 60 नंबर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा डिपेंड होता है। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अभी ये भी डर था कि फिजिक्स में क्या पता मैं उन लोगों के बराबरी जाऊं या नहीं जाऊं, तो इस डर के मारे कह दिया मैं क्या पता अपन साइकोलॉजी को थोड़ा सा कर लें। तो उसको पूछा भाई राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम के लिए साइकोलॉजी को, बोले तू ऐसे कर, अपने जिले के धीर सर हैं और उनकी एक बुक आती है। तो मैं एक बार दुकान पे गया, तो उस पर फर्स्ट ग्रेड लिखा हुआ ही नहीं था, मैं वापस फोन किया, मैं छोड़ आया मैं उसको। तो धीर सर का जो बुक है उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है फर्स्ट ग्रेड में आएगा। उस समय वो सिर्फ ऐसे था कि समग्र साइकोलॉजी, समग्र मनोविज्ञान, ठीक है, बुक का नाम ऐसे ही था। तो उसमें हालांकि वो बाद में पता चला कि समग्र में सब कुछ आ गया था साइकोलॉजी में। तो उसकी वजह से दोस्त ने मेरे को रिकमेंड कर दिया, और फिर कंप्लीटली उसको सर एक कम से कम शायद 3 से 4 बार रिवाइज किया। तो फिर क्या हुआ कि फिर दूसरा सर मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि जो आरपीएससी, मेरे से पहले 3 आरपीएससी हो चुकी थी, और हर आरपीएससी में लगभग हर सेकंड पेपर में सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं। तो 1200-1300 क्वेश्चन मैंने साइकोलॉजी के वो प्रिंट आउट निकाल के, और उस बुक को समग्र जो मनोविज्ञान था उसको 3 से 4 बार पढ़ के वो क्वेश्चन लगाए, बहुत बढ़िया, और मेरे वो क्वेश्चन लग रहे थे सर, एकदम शानदार। तो फिर मैं क्यों तो ये है ना कि कहीं कोचिंग में जाऊं या फिर कहीं और जाऊं, मैं यार मेरा काम हो रहा है भाई, आरपीएससी तो यही क्वेश्चन पूछना है। और इसी बुक को अगर मैं और सर वो बचपन में वो भी कुछ कहानियां भी सुनी हुई थी, और टीचर से, जैसे शुरू से सर मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मेरे को गुरुजी अच्छे मिले हैं सर, है ना। तो और आज भी सर मैं आपकी प्रेरणा से यहाँ बैठा हूँ, तो कैसे भी करके वो उस सारी चीज़ें, वो मेरे मोटिवेशन में, मेरे जो एक रास्ता है सफलता है, उसमें ये सब चीज़ें जुड़ती भी जाती हैं सर, है ना। तो उसका मेरे को ये फायदा मिला कि सर एकदम से वो बुक पढ़ने के बाद मेरे सारे क्वेश्चन लग रहे थे, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में मुझे ऐसे लगा सर कि धीर सर ने अगर वो सारी चीजें उसमें जोड़ी है, ठीक है, तो 1-2 बार आपके पास आया, विनोद लेके आया, बोले एक बार चल मिलके आते हैं सर से, वो भी रहता है कई बार आपसे मिलने आ जाता है, ठीक है, कि काफी दिन हो गए। तो देखा सर की लाइब्रेरी में साइकोलॉजियों का वो खूब सारी बुक्स का सारा भंडार बना है, ठीक है। तो एक इंसान ने इतने सारे वो बुक्स का स्वाध्याय करके और उनको एक जगह कंसोलिडेट करके किया है, इसका मतलब वो सारी की सारी मेहनत बने बनाई है, और अच्छी सी खिचड़ी घी डाल के दी है। तो फिर मैं सर की मेहनत को मैं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद में भी अगर सर मैं कहीं कोचिंग करने या 6 घंटे ऑनलाइन में और साइकोलॉजी का सिलेबस 6 महीने तक खींच रहा हूँ, तो सर फिर तो सिलेक्शन तो होना नहीं है सर, सीधी बात है, एकदम सही। तो फिर उसका मेरे को सर फायदा मिला। तो मैं ज्यादातर लोगों को ये कहता हूँ, आप 10 अलग अलग 20 साइकोलॉजी की बुक पढ़ने की बजाय, ये किसी भी जीके की पढ़ो, साइकोलॉजी की पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट की, सही बात, तो आप उसको पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। यही सबसे बेस्ट रणनीति, मैं हमेशा ही कहता हूँ, 20 किताब पढ़ने के बजाय एक किताब को 20 बार पढ़ो, 20 बार सबसे बेस्ट रणनीति, सबसे अच्छी रणनीति। और उसका सर जैसे मान लो हो सकता है
कुछ जैसे अभी पिछले 8-10 साल में मेरे स्टूडेंट भी कुछ धीरे धीरे वो MSc BEd MA करके रीट वगैरह एग्जाम दे रहे हैं, तो शुरू से जुड़े हुए रहते हैं। स्कूलिंग के जो बच्चे होते हैं सर, एक बार जुड़ जाते हैं वो क्या अपने बात को बहुत बड़ा वो मानते हैं कि वो सोने की लकीर है, सर ने कह दी। तो उन लोगों को वो अभी आ रहे हैं पूछ रहे हैं सर साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ें, तो मैंने तो ऐसे मजाक में कह दिया वो सर ये भी बुक ले आई वो भी बुक ले आया, तो मैं थोड़ा झुंझला के कह दिया। वो रोज 1-2 बार फोन करे सर वो उस पब्लिकेशन के लिए आए, वो ले आए, वो ले आए, ऐसे गिना रहे थे 10-15, और साथ में 2-3 ऑनलाइन कोर्स भी ले रहे, साइकोलॉजी तो कर ही देंगे। तो झुंझलाहट के मैं एक बुक को पढ़ ले, 10 बार पढ़ ले इसी बुक को, और 10 को छोड़ एक बार, और तेरा क्वेश्चन नहीं लगे तो फिर मेरे को बोलना। सबसे बड़ी बात यही है, और सबसे बड़ी चीज स्टूडेंट्स को यही सीखने की आवश्यकता है। रिजल्ट भी ऐसा ही आया कि वो लोग अभी कह रहे हैं कि जैसे कोई कह रहा है रीट में मेरे 30 में से 29 सही है, ठीक है। अब उनका ओवरऑल वही सिलेक्शन भी वो कहते कुछ लोग आ रहे हैं कि हाँ हमारा सर सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसमें आपकी वाइफ भी शामिल है, उसमें मेरी वाइफ भी शामिल है, कई बार मेरे को लेकर लड़ाई भी होती है इन दोनों में। तो वो तो सर इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा सर आप इतना सब मतलब दिन भर भागा दौड़ी के बाद में भी शाम को और एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, काफ़ी मतलब लाखों स्टूडेंट खाली इसलिए बैठे रहते हैं कि सर 1-2 दिन में लाइव आ रहे हैं और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, ठीक है, और थोड़ा सा अपना स्टार्ट, बिल्कुल थोड़ा स्टार्ट कर दें कि सर की 2-4 अच्छी बातें दिमाग में हो जाएं, क्योंकि वो उसी को उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो उन लोगों को भी मैं सर, उन लोगों के लिए मेरे पास यही है कि धीर सर इतना मोटिवेट क्यों कर पाते हैं हम लोगों को। तो एक बात तो ये है कि धीर सर के साथ मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैं सर को सुनता हूं तो मोटिवेट उनसे ऑटोमेटिकली होता रहता हूं। दूसरा ये है कि मोटिवेट वही कर सकता है जिसने अपने जिंदगी में संघर्ष किया। सही बात। और धीर सर ने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, जहां तक मैंने सर आपके लिए भी मैं कहना चाहूँ, मैं किसी की भी इंसान के बारे में कोई बात कर रहा हूँ तो उसको, मेरी थोड़ी सी एक आदत है सर, वो इंजीनियरिंग में हमें सिखाते हैं सर, आप कहीं भी जाओ, कंपनी का इंटरव्यू भी देने जाओ तो उसके बारे में स्टडी करके जाओ। सही बात। तो मैंने सर धीर सर को, मैं जहां तक मैंने जाना है पिछले 7-8 साल में, भाई अभी तो सर तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी पिछले 2 साल से तो सब लोगों तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो सर काफी पहले से हैं, ठीक है। तो उस बात का जवाब मेरे लिए ये था सर कि धीर सर की 2 बातें हैं कि एक तो मोटिवेट वो बंदा कर सकता है जिसने संघर्ष किया अपनी जिंदगी में, और वो संघर्ष की दास्तां आप लोगों ने सुनी होगी सर के माध्यम से, और वो शायद बयान नहीं की जा सकती वो बातें, क्योंकि उन्होंने उस जिंदगी को जिया है। तो सर के पास क्या है, हवा में बातें नहीं है, धरातल पे बातें करते हैं, और धरातल पे बातें करने वाला इंसान एक बार क्या होता है कि थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन बाद में उनको महसूस होता है कि यार उस दिन सर सही बात कर रहे थे, ठीक है। तो धरातल पे बात करते हैं सर, सबसे बड़ी बात धीर सर की, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि सर ने, हम लोग क्या है कि साइकोलॉजी को एक एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, सही बात, ठीक है, कि ठीक है ये मनोविज्ञान है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अपना काम हो जाएगा। जबकि सर वैसे देखें तो अपने हर एक सब्जेक्ट अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन आप साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को, वही धीर सर की ही बुक को अगर आप तरीके से पढ़ के और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो, सही बात। पढ़ना अलग चीज होता है सर, एनालिसिस करना अलग होता है, ठीक है। और धीर सर ने अपने, पहले सर का इतिहास भी बहुत अच्छा रहा, इतिहास में काफी सर ने, मतलब मेरे काफी दोस्त वगैरह हैं तो उन्होंने इतिहास के बारे में, सर बोले सर को हिस्ट्री भी बहुत अच्छी आती है ना तो उस मामले में ये हो गया। तो सर ने क्या किया, इतिहास और मनोविज्ञान को इतना अच्छे से अपने जिंदगी में जिया है, और उसी से अपने संघर्ष को जोड़ा है। और उस बात को सामने सर के, सर को क्या है कि वो मोटिवेटिंग लाइन जो करने वाली बातें हैं वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर के पास जो था उसको बोल देते हैं, लोगों के लिए वो बिल्कुल मोटिवेशनल हो जाता है। तो मनोविज्ञान को मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई बंदा अगर थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आजकल क्या हो रहा है सर, थोड़ा सा दिन भर 3-4 घंटे पढ़ने के बाद बच्चे थक रहे हैं और फिर वो 1.5-2 GB पूरे करने में रहते हैं कि हाँ भाई वो क्या, वो बेरोजगारी का एहसास होने नहीं दे रहे सर। ये कहीं ना कहीं एक ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं कहूंगा कि भाई वो आधे घंटे 1 घंटे यूट्यूब पे कोई टिकटॉक या कोई फालतू वीडियो देखने के बजाय कि अगर सर की 2-4 बातें सुन लें तो वो आपको कहीं ना कहीं उनको एनालिसिस करो। और एनालिसिस करने के बाद में ये है कि अगर चलो वो भी टाइम नहीं है ना, तो बुक को पढ़ लो, और सिर्फ बुक को पढ़ के भी उसको एनालिसिस करेंगे तो ऐसे लग जाएगा कि हाँ भाई ये साइकोलॉजी नहीं है, ये अपने खुद की लाइफ को, मेरे को अपने आप को मोटिवेट करने के भी काम आ रही है। तरीका है, एक तरीका है सर, एक जीवन है।
तो उस हिसाब से सर ने मनोविज्ञान को जिया है सर, है ना? देखिए मैं तो यही कहूंगा योगेंद्र कि मैं इतनी प्रशंसा के लायक तो नहीं हूँ, खैर सर एक वो नहीं साधारण स्टूडेंट ही हैं, मैं भी तुम्हारी तरह ही। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक किताब को आप चुनिए, वो जरूरी नहीं कि धीर सिंह सर की किताब हो, जो आपको बेस्ट लगे मार्केट में, और जी वो सर। जीके में आपको करना है, वो हर पार्ट में आपको ये करना है, उस किताब को चुनिए, उस किताब के पीछे लग जाइए। आपका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आपको जो किताबें सजेस्ट की आपने उनको सबको पढ़ा, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये कहूंगा मैं, और मुझे इस बात की खुशी भी सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जैसे 2018 में आपने टॉप किया है, और 2016 में अमित रोहिला हाँ जिन्होंने अमित पूरा जी। राजस्थान में टॉप किया, वो मेरे साइकोलॉजी स्पेशल बैच का स्टूडेंट था, और आपकी तरह एकदम बहुत सिंसियर, मतलब सेंगड़ में कार्यरत था और चूरू में पोस्टिंग थी। सिर्फ वो साइकोलॉजी स्पेशल बैच वो ज्वाइन करने आता था। वो लगभग 11 से 12-13 बच्चे उस समय उस भर्ती में सेलेक्ट हुए थे, उस बैच में से 153 बच्चों का बैच था। बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मेरा एक आंशिक योगदान किसी भी रूप में रहा हो, चाहे मोटिवेशन हो, साइकोलॉजी हो। सबसे बड़ी बात मैं योगेंद्र तुमसे पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स विषय में बच्चा कैसे क्या पढ़े, किन बुक से वो तैयारी की शुरुआत करे, और उन बुक्स को पढ़ने के बाद उसे कुछ भी देखना नहीं पड़े, पूर्व क्वेश्चन पेपर के लिए उसे क्या देखना चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या पढ़ा, और ये आगामी जो बच्चे हैं इनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे ताकि बच्चा भटके नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो निश्चित रूप से आपको इस विषय का एक अच्छा ज्ञान है, और आप अपडेट हैं, चूंकि अभी कॉलेज लेक्चर का असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने एग्जाम दिया है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि उसमें भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लंबे समय से आप जुड़े रहें। तो उस विषय की रणनीति के बारे में आप बच्चों को बताइए कि कौन सी बुक्स बच्चा पढ़े ताकि फिजिक्स विषय को लेकर उसके कोई अंदर कोई तनाव नहीं रहे। जी सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। जी जी। एक्चुअली क्या है कि ये हालांकि सर मैं तो पहले क्या है कि बाकी लोगों से बीएससी एमएससी यूनिवर्सिटी से या राजस्थान के जो लोग थे रेगुलर करने वाले, उन लोगों से मैं जुड़ा हुआ था नहीं। हालांकि जब रिजल्ट आने के बाद में बहुत लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने पूछा कि सर हम किस तरीके से कैसे क्या तैयारियां करें, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये मैंने हर एक उन लोगों को यही कहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा फिजिक्स तो जो बीएससी रेगुलर एमएससी करा उनको आती है, सही ठीक है। बात है। अगर उनके बाद में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में प्लानिंग में डिफेक्ट है सर, कमजोरी, सही ठीक है। बात। क्योंकि सर मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मेरे मेरे नॉलेज में ऐसे मैं मेरे साथ वाली वैकेंसी में ही 10-15 लोगों को जानता हूँ जिनको मेरे से अच्छी फिजिक्स आती है सर, बोलिए। ठीक है, बहुत अच्छी फिजिक्स आती है। लेकिन वो लोग भी जैसे हम बैठते हैं, कई 4-5 दोस्त तो ऐसे हैं कि अब की बार सर वो उधर बाड़मेर पोस्टिंग काउंसलिंग का जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो हम वहाँ काउंसलिंग में दोस्त वगैरह बन गए, तो सबने वहीं पे एक जगह पे वो आसपास के ब्लॉक में स्कूल ले ली। तो शाम को बैठे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि उनको मैं बोलता हूँ यार ये आप थोड़ा सा काफ़ी कई कोई कंसेप्ट वगैरह होते हैं, तो आप ये अच्छा है ये अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई साहब कि आपके तो ये यार आप बिना फिजिक्स के बैकग्राउंड के होने के बाद में भी अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है और उसमें अच्छा स्कोर हो रहा है, हालांकि मैंने अमित जी सर से भी पिछली बार जो स्टूडेंट आपके उनसे भी बात की थी, और मैंने क्या आरपीएससी की वेबसाइट से उनका स्कोर देखा था। अच्छा अच्छा। तो उनका स्कोर था 310 के आसपास। अच्छा अच्छा। तो मैं जब तैयारी कर रहा था मैं सोचा यार 310 पे कोई बंदा टॉप करा, तो अपन ये देखते हैं कि 310 के आसपास अपना टारगेट रखते हैं। सही बात है। तो वो भी मेरे लिए प्रेरणा बने प्रेरणा सर, बन कहीं गई, ना सही कहीं ये चीज थी। तो वो 310 का स्कोर देख के मैंने उस हिसाब से मैंने तो मेरे 332 बन गए सर, बहुत ठीक है। बढ़िया। और उससे वो स्कोर एकदम से हो गया। अब बात आती है सर कि तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें, ये बहुत बड़ा एक इश्यू है सर। ज्यादातर क्या है कि मेरे सर जैसे एक सिंपल वे में कहूँ कि मेरा जो सिलेक्शन होना और अच्छी रैंक प्राप्त करना, उसके लिए मेरी फिजिक्स से बहुत अच्छी है, ये तो सर बहुत बच्चों की अच्छी है, सही बात। ठीक है। और लेकिन आरपीएससी को आपको बहुत अच्छी फिजिक्स हो और बहुत ज़्यादा आपका रिसर्च में नॉलेज हो, काफ़ी आपके पेपर पब्लिश हो, पीएचडी वगैरह, ये तो ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं ठीक है, है। सही बात। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या है सर, सही बात। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एकदम ठीक सही। है। और स्ट्रेटजी और प्लानिंग के मैं तो ये मान रहा हूँ सर, फिजिक्स से मेरे को आती थी उसका तो 40% जो योगदान है, 60% मेरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग थी। बहुत जैसे उनमें से एक मान लो 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर का जो हो रहा है सर, उसमें से उसके टुकड़े कर लिए सर मैंने। जैसे 56 क्वेश्चन 11th-12th लेवल के हो रहे हैं, 54 बीएससी लेवल के हो रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन एमएससी लेवल के हो रहे हैं, और 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हो रहे हैं। तो वो एक तरीके से 4 उसके स्लॉट हो गए सर, ठीक है। और उसमें से फायदा ये आता है कि वो चारों स्लॉट को आप अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। सही बात। किसी ने 3 स्लॉट अच्छे कर लिए, साइकोलॉजी रहेगी तो वो वैसे चला जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजी अच्छी कर ली लेकिन बीएससी वाला पोर्शन रह गया तो वो हो गया।
तो उसके लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है फिजिक्स में, तो आपको बताऊं कि ज़्यादातर लोग क्या है कि सर एक भाग दौड़ में जा रहे हैं फिजिक्स के, मान लो कोई ऑफलाइन कर रहा है, कोई ऑनलाइन, कैसे भी कोचिंग वगैरह जा रहा है, ठीक है। तो 7-8 महीने तक तो उनका सिलेबस पूरा हो रहा है, ठीक है। जबकि सर आरपीएससी का फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अगर कोई ठीक ठाक जिसके बेसिक हैं उसका 60 दिन का ही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अगर स्ट्रेटेजिक रूप से पढ़े हो, मतलब 7 से 8 घंटे अगर वो सेल्फ स्टडी करे, अच्छा अच्छा, तो वो 60 दिन का ही सिलेबस है सर। वो 60 दिन को वो ऐसे रूप में बना सकता है, वो 60 दिन में मतलब कि पहले 11th-12th से स्टार्ट करें, तो 11th-12th में जैसे ज़्यादातर लोग हैं कि राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी वगैरह के ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन आरपीएससी का जो फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड है उसमें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं सर। अच्छा अच्छा, थोड़े कम आते हैं, ये थोड़ा सा चेंजेस है। अच्छा अच्छा, ज्यादातर लोग क्या है कि उसको प्रीफर करके उसमें 2 से 3 महीने खराब कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी अलग बात है ज्यादातर, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में 11th-12th का आप राजस्थान बोर्ड का एनसीईआरटी का लगभग मटेरियल कवर कर लो तो बहुत काफी हद तक कवर हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा मतलब वो दिक्कतें करता है सर, ऐसे मतलब जो पढ़ा रहे हैं नॉर्मली ठीक है, उसके लिए सर अलग से आपको जैसे मान लो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है, या पीईटी के आए हुए क्वेश्चन है कुछ, तो कंपटीशन में जो फिजिक्स के वही पोर्शन रहते हैं सर, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से करनी होती है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये है सर कि एक बार आपने थोड़ी सी थियरी अच्छे से कर ली, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद करना है, ठीक है। और जहां कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, तो आजकल तो ऐसी रेफरेंस बुक आ रही है, उनमें उनके थोड़े से हिंट भी दिए हुए होते हैं। सही बात है। तो वो बात सीखने के लिए आप 6 महीने कोचिंग कर रहे हो तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है सर, ठीक है। और उसके साथ में फिर बीएससी का आ रहा है, तो बीएससी के लिए जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में सीबीएच की बुक्स चल रही हैं और स्टैंडर्ड बुक भी चल रही है, अब उनमें क्या है थोड़ा सा सर काफ़ी ये है कि पूरा पढ़ने में लोगों को थोड़ा ये सोचने की टाइम लगता है, इसलिए वो क्यों भागते हैं कि कोई बने बनाया मटेरियल मिल जाए। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे मेरे साथी टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि सर आपने जिस तरीके से किया कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह मटेरियल वगैरह, तो उसके लिए सर मैंने भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया था। मैं उसका नाम भी सर आप ही की प्रेरणा से दिया है, सेल्फ स्कोरर्स नाम दिया है सर। सेल्फ स्कोरर्स यही हुआ कि जो बंदा, फोन भी आते हैं मेरे पास कि सर सेल्फ स्कोरर्स पे आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी कोई फीस वगैरह है क्या। मैं उसको छोड़ो, आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आप 6 से 7 घंटे बिना मोबाइल के और बिना कोई ऑनलाइन ऑफलाइन के सिर्फ आपकी बुक्स जो मटेरियल मैं दे हूँ उसको आप पढ़ सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उससे आपका एग्जाम भाई मैं तो ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 300+ स्कोर फिजिक्स में फर्स्ट ग्रेड में हो जाएगा और उतना सफिशियंट है। तो उसके लिए फिर यही है कि वो 11th-12th के पूरे मैटर को जैसे सर देखें तो 15 से 20 हज़ार न्यूमेरिकल, मैंने जब तैयारी की मेरे को बताने वाला नहीं था, तो मैंने 15-20 हज़ार न्यूमेरिकल 11th-12th के कर लिए थे, ठीक है। और बच्चों को भी करा रहा था। फिर बाद में पता चला कि वो काफ़ी लेंदी था, तो उसको मैंने बिल्कुल थोड़ा कंसोलिडेट करके और 2000 के आसपास क्वेश्चन उनको सिंक करके, और बात पता चला कि सर वो आरपीएससी का बहुत अच्छी संस्था है आरपीएससी, और उनके जो स्पेशलिस्ट हैं पेपर बनाने वाले उनका भी बहुत सर हो सकता है जैसे आपका भी कहीं ना कहीं पेपर आ जाए, आप लोगों के पेपर बना के वहां जाते हैं, तो आप लोग ये स्टडी करके सर जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं तो उन्हीं से राय मशवरा करके, जो भाई साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट है, तो भाई मैं तो चैनल के माध्यम से ये भी करूँ भाई, कई बार पता नहीं है सर, हो सकता है आपको नहीं बताएं किसी दिन सर का पेपर भी आ सकता है ना। पेपर तो नहीं आएगा बट जो पढ़ाएंगे जो बताएंगे उससे सब आ जाएगा। हाँ उससे आ सकता है, लेकिन सर क्या है कि अपनी ऑनेस्टी की वजह से हो सकता है, गोपनीयता की वजह से नहीं रखें, लेकिन आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कि ज़्यादातर क्या है कि आरपीएससी को उनका एक अच्छी संस्था है, उनके जो पेपर्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के आते हैं। तो उसमें सर एक मैंने थोड़ी सी उनका वो होता है ना सिस्टम में, हाँ। एक अच्छा सा पॉइंट जिसको आप पकड़ लो, सही बात। तो वो पकड़ में ही आया सर। आरपीएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम में या फिर आप कोई अदर स्टेट के क्वेश्चन वगैरह भी देखते हो, तो उस सिलेबस से रिलेटेड कोई दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं ना, तो आरपीएससी के लोग क्या करते हैं, उठाती है वो तो पर्याप्त है सर। जैसे मान लो अगर किसी एग्जाम में आया हुआ है √2, तो वो अगले एग्जाम में उसको 1.414 भी नहीं लिखेंगे, वो सेम टू सेम
एक तरीके से एकदम सही कहा है आपने। अभी सभी एग्जाम्स में ऐसा ही हो रहा है, और हाँ सभी विषयों में तो यही कहूंगा जी कि बिल्कुल। पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स जो किसी भी स्टेट में आए हों उनका अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो आपका बच्चों को कहने का मतलब यही है सार रूप में कि हाँ जो बुक्स पढ़ी हैं आपने हाँ वो तो अपन एक लिस्ट भी उपलब्ध करवा देंगे, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन मूल जो चीज है वो पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स का, कि 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी और आरबीएसई बोर्ड की किताब है हाँ उनको हल्के रूप में देखिए, बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेबल मत बनिए। और हाँ साथ ही जो पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं और अपने जो बीएससी लेवल की जो बुक्स हैं उनको आप देख सकते हैं, लेकिन देखने का नजरिया आपका ये होना चाहिए कि वहां से पूर्व एग्जाम में से कैसे कैसे प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, बस और सर। ये ज्ञान आपको केवल पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से मिलेगा। और कोशिश भी अपन ये करेंगे कि अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे भी आपकी यदि टेस्ट सीरीज यदि इस माध्यम जी से सर, बच्चों के पास क्वेश्चन, वो मैं प्रोवाइड तो करवा बच्चों दूंगा। को क्वेश्चन मिल जाए, बच्चों को हाँ भटकना नहीं पड़े। सर, मैंने उसको काफ़ी, जैसे मेरे को ये मान के चलो सर, 6 से 8 महीने का टाइम लगा उसमें। मैंने उनको सबको जो कंसोलिडेट करके आरपीएससी के अभी तक की जो आरपीएससी हैं वो सारा का सारा उससे कवर अप हो रहा है। बहुत बढ़िया। और उसको मैंने पूरा का स्टडी करके कौन सा थियरी पोर्शन को कैसे न्यूमेरिकल के साथ में एडजस्ट करना है, ये सारा 11th-12th का, बीएससी का, एमएससी का, ठीक है। उसमें सर माफी चाहूंगा, मैंने साइकोलॉजी के जैसे उनके लिए टेस्ट सीरीज भी थोड़ी सी बनाई है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन तो सर आपकी बुक में से ही चुराए हैं ना। हाँ, सही है। तो ये लगा इसलिए कि सर पहले मैंने क्या है कि उनको 2-3 महीने तक बुक्स पढ़ी, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड देने के बाद में सर दी सर की दोबारा बुक पढ़ रहा हूँ, है ना। ये भी एक सर थोड़ा सा ताज्जुब की बात होगी। क्यों इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं भाई उन लोगों को, मेरे जो कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं, और भी किसी को फायदा हो जाए, उसके लिए मैंने ये देखा थोड़ा सा आरपीएससी के अकॉर्डिंग अच्छा चीज मैं उनको प्रोवाइड करा सकूं। उसके लिए मैंने फिर सर की बुक को 2 बार पढ़ा है कि हाँ भाई कहाँ कहाँ से अच्छे क्वेश्चन, तो वही फिर वहां से उठा के और उनके लिए अच्छे क्वेश्चन बना के जो आरपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है वो क्वेश्चन भी मैंने कम से कम 300-400 क्वेश्चन सर की बुक में से उठा के और उसमें बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित तरीके से डाले, अच्छा। ताकि उनके लिए फायदा हो जाए कि मेरे वो जो भी मान लो सेल्फ स्कोरर से या आपके माध्यम से कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह लेना चाहे तो वो पूरा का पूरा एक साथ उसको कंसोलिडेट करके, और हाँ, उसका उसको सर भटकना नहीं पड़े, भटकना नहीं पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, ये मेरा फोकस ये रहा है, जैसे किसी का भी जो मान लो कोई नई तैयारी करने वाला है या और भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि सर आपने कहाँ से कोचिंग की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा सर मैंने बुक से ही कोचिंग की थी, यही कहता हूँ सर, है ना। तो भाई साइकोलॉजी के लिए हुआ सर की बुक है, ठीक है। अभी उसका नाम चेंज हो गया, पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए, और रीट के लिए भी, जो भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट हाँ, के सही लिए, बात है। स्कूल लेक्चरर के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए और रीट के लिए आपको अलग अलग बुक्स भी वगैरह, और कंबाइन आप पढ़ना चाहो तो कंबाइन भी यार वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको बुक अवेलेबल है। उसके साथ में जो सब्जेक्ट की आपकी बुक्स वगैरह है तो उनको आप पूरा, या तो अगर वाइड पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ सकते हो तो 6 से 7 महीने सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, उसके बाद में आपको किसी योगेंद्र मील की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधी बात है। सही बात। और मैंने यही किया था सर, भाई मेरे को कोई बताने वाला था नहीं सर, ठीक है भाई। एक अकेले जैसे मान लो साइकोलॉजी सर की बुक में पढ़ के उसमें कॉन्फिडेंट हो गया, लेकिन फिर भी फिजिक्स का डर था कि सही बात है। कहीं ना कहीं पिछड़ नहीं जाऊं। तो इतना सारा पढ़ने के बाद में अब मेरे को महसूस हुआ कि सारा उनको कंसोलिडेट मैंने कर दिया, ताकि जो समस्याएं मेरे को आई हाँ, वो उन बच्चों को नहीं वो है, उन क्योंकि लोगों को समय मिल नहीं गया है। आपके समय। आज हाँ। के समय में एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम नहीं 6-7 महीने लास्ट मिलते हैं। हाँ। तो बच्चा बहुत सारी विषय वस्तु पढ़े, उससे बेटर यदि है कि उसको यदि एक जगह वो मैटर मिल जाता है, वो एक सुव्यवस्थित तरीके से मिल जाता है, तो एक मदद मिल जाती है बच्चे की। हाँ। और ये सबसे बड़ी चीज है, और ये बहुत बढ़िया आपका तो ये प्रयास है। एक दिन मैंने देखा सर, वो सर को आपको गुस्सा आ गया था सर, आपको याद नहीं है, एक वीडियो मैंने देखा था, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन पे वो कोई कमेंट कर रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है तो हम कोचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो सर ने गुस्से में कहा, जब वैकेंसी आ गई उसके बाद कोचिंग जा रहे हो तो कितने बड़े मूर्ख हो। मतलब ये मूर्ख शब्द नहीं लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा झुंझलाहट आई, वो किसी को भी आएगी सर। वहां मेरे को ऐसे लगा कि जब मान लो कोई वैकेंसी आ रही है, 4 महीने बाद एग्जाम है, उसके बाद में कहीं किसी कोचिंग में जा रहे सही हैं बात है, और कोई सार उसको नहीं है। फिर पूरा मटेरियल, कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो मैं सर की बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मेरे को कहीं ना कहीं मान लो कि एडोलसेंट लर्नर है कोई, ठीक है, उसमें मेरे को कोई टॉपिक में या फिर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस में कोई, या कोई व्यक्तिगत विभिन्नता है उसमें कोई थोड़ा सा टॉपिक आ रहा है, तो ठीक है सीधा यूट्यूब पे देखा, सर इसके बारे में थोड़ा सा कैसे बता रहे हैं, हो गया मेरा क्लियर। उसके लिए मैं जैसे पर्टिकुलरली पूरा फिजिक्स के क्या मतलब पूरा 7 महीने तक 8 महीने तक पूरी फिजिक्स को ट्यूशन कर रहा हूँ, कहीं पढ़ रहा हूँ, 8-10 घंटे ऑनलाइन यूट्यूब वो वगैरह देख रहा हूँ, उसमें मेरा टाइम तो वैसे ही चला, इतने वैकेंसी आ जाएगी वैकेंसी आ जाएगी। तो उसकी बजाय तो
फिर कंसोलिडेट करके ये किया है सर। मेरे पास जो फोन आते हैं उनको मैं ये कहता हूँ भाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो मेरे पास ऐसा मटेरियल है कि जो कंसोलिडेट करके सेल्फ स्कोरर आप जाके और उसको 2 महीने में कंप्लीट कर लो। बहुत बढ़िया। और आरपीएससी का सिलेबस इतना ही है फर्स्ट ग्रेड का, अगर बंदा सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटे दे दे तो वो 2 महीने में पूरा का पूरा साइकोलॉजी समेत कह रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें सेकंड पेपर का मतलब उसमें 11th 12th बीएससी एमएससी और साइकोलॉजी, ये पूरे 150 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उसमें वो 60 दिन में पूरा कंप्लीट कवर अप कर सकता है। उसके लिए आपको ये है कि 60 दिन के बाद जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपके पास सिर्फ ये रहता है कि एक बार रिवीजन करूं 15 दिन में, फिर टेस्ट सीरीज दूं, रिवीजन करूं टेस्ट सीरीज दूं। और जो लोग कह रहे हैं कि रीट में भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं कि साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 हमारे सही हो रहे हैं, उन लोगों से एक बार पूछना, किसी से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सर, उन्होंने ज्यादा बुक नहीं पढ़ी है, उन्होंने एक बुक को ज्यादा बार पढ़ा है, बस यही तरीका ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। तो उसका एग्जाम्पल तो मेरे सामने, मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, इवन वाइफ भी है, तो वो बहुत सारे जो भाई वगैरह हैं उन्होंने भी, छोटे उन्होंने सबने तैयारी की, तो उन्होंने सब उसका एक प्रैक्टिकल सर, मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है करके कि ज्यादा बुक्स पढ़ने के बजाय हाँ, सिंपल, ये कोई मतलब नहीं है, कोई हाँ, शार्ट तो नहीं। इसलिए फिर ये बाकी ये इन लोगों के कहने की वजह से सर सेल्फ स्कोरर इसीलिए मैंने शुरू किया है कि सर ने ये कहा है कि भाई स्वाध्याय करो, सीधी बात है, सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद में आपको मैं तो ये कह रहा हूँ कि धीर सर की बुक को आप 10 बार पढ़ दो तो फिर धीर सर की वीडियो आप जहाँ 100 वीडियो देखते हो 5 वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा उसमें यही बात है, लेकिन उस बुक को आप कम से कम 100 बार पढ़ो, उसका फायदा मिलता है। और जहाँ कहीं ये रहता है कि हाँ भाई थोड़ा पढ़ने में मन कम लग रहा है, तो फिर आप वो 1.5 GB डेटा पूरे करने की बजाय धीर सर का 10 मिनट का वीडियो देख लो, उसमें फायदा है सर, है ना। ये तो सही है, हमें मेरा सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिकल है सर, इसलिए एकदम मैं सही है। बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज जो योगेंद्र की बातों से निकल के आई है आप लोगों के सामने, सेल्फ स्टडी एक जरूरी है। आपको जहां दिक्कत आती है वहां आप कोचिंग भी ले सकते हैं, और कोशिश करेंगे कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत जल्दी लें, और एक ऐसा एक्सपर्ट को चुनें जो आपके वास्तव में समस्याओं का समाधान कर पाए। बाकी पढ़ना खुद ही होगा, करना खुद ही होगा, चलना खुद ही होगा, सफलता को प्राप्त करने के लिए तड़पना खुद को ही होगा। याद रखना, ये कहानी हमारी है, ये जीवन हमारा है, तो सब कुछ हमें ही करना है। याद रखना, बस एक सही रास्ता आपको बहुत कम समय में बहुत जल्दी सफलता को अग्रसर कर देता है, और एक गलत रास्ता आपको एक बहुत लंबा समय लगा देता है। तो निश्चित रूप से प्रयास रहेगा। और मैं योगेंद्र के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी, और जहां तक जो नोट्स को लेकर आपकी एक प्रॉब्लम्स रहती है उसका भी इनका प्रयास रहेगा कि आपको उपलब्ध करवाए जाए, ताकि आपको अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़े। तो योगेंद्र, आपने समय निकाला, सबसे बड़ी चीज है, और बड़े लंबे समय से बच्चे फिजिक्स के लिए डिमांड कर रहे थे, इसके लिए आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर के माध्यम से आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं बिना, मेरा फिजिक्स का कोई बैकग्राउंड था नहीं, उसके बाद में भी मेरा स्कोर भी ठीक हो गया और सिलेक्शन भी अच्छी रैंक से हो गया। उसके लिए शुरू से मैं ये मान सकता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी लाइफ में मेरे जो गुरुजन गण हैं, बड़े लोग हैं, और मेरे जो साथी हैं, हमेशा से मेरे को कभी कोई मतलब चीटर नहीं मिला है, अच्छे लोग ज़्यादा मिले हैं। मतलब अभी तक ऐसा मेरे साथ कोई वो हुआ ही नहीं, मैं ये मान सकता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इवन बचपन की मेरे को अभी तक सर, मेरे तीसरी क्लास के बाद में जब से मैं अभी तक हूँ वो सारी बातें मेरे को याद है ना। तो तब से लेके शुरुआत में ही मैं, जब सबसे पहले मैं लास्ट वो बैच का स्टूडेंट हूँ जब 6ठी क्लास से इंग्लिश स्टार्ट हो रही थी। तो जबकि मेरे को 4th 5वीं क्लास में, आज मेरे गुरुजी याद है, गांव के ही थे, स्वर्गीय शिशुपाल सिंह जी गोदारा। अच्छा। उन्होंने सर उस समय 4th क्लास में गांव में पढ़ता था एक बच्चे को, और 3 से 4 हज़ार के आसपास जो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मीनिंग वगैरह अच्छा। ये भी सिखा दी सर। वहाँ से भी अगर जर्नी स्टार्ट करूँ तो मैं ये मानता हूँ कि सर कहीं ना कहीं उनमें से इवन मेरे को ये लग रहा है कि हाँ भाई, वो बचपन में मीनिंग भी कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड के 5 हाँ, क्वेश्चन में भी निश्चित रूप सही से हो वो रहा फायदा है। देते हैं। उसके बाद में सर स्कूल लाइफ में भी मेरे को काफ़ी मतलब बचपन का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का है उसमें भी मेरे जो स्कूल थी, बालाजी स्कूल है, मेरे गांव की स्कूल है, और धर्मपाल जी हैं, ताराचंद जी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, और वैसे चाचा जी भी लगते हैं। उन्होंने मेरे को सर उसी समय मेरा कहीं ना कहीं हो सकता था, शायद भविष्य निर्धारित हो गया था कि मैं टीचर बनूंगा। कारण क्या है कि वो
एक एज ए जैसे क्लास में बच्चों को बैठा के ये होता था ना कि हाँ योगेंद्र तू खड़ा हो बेटा, सबको पढ़ा। तो वहीं से भी थोड़ा बहुत उनका ये था कि पूरा एक मेरे लिए प्रेरणा बने। फिर स्कूल लाइफ में आया सर, 11th-12th में आया तो यहाँ भारतीय स्कूल में, तो उस समय सर स्कूल में आया तो स्कूल में मेरा जितने भी गुरुजन गण थे उन सब का मेरे पे विशेष आशीर्वाद था सर। ठीक चलो है, बहुत बढ़िया। स्कूल लाइफ के बाद में फिर जैसे ही सर इंजीनियरिंग करके और फिर प्रोफेशनल लाइफ में या टीचिंग लाइन में आया तो मेरा जो पीछे की स्कूल का गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल धानोता शाहपुरा था, वहाँ का जो स्टाफ था उससे मेरे को सर 30-35 का स्टाफ था। अच्छा। तो सब लोग काफी सीनियर थे, एक मैं तो 20-22 साल का बंदा नया नियुक्त होके गया था। तो उनके साथ में आने से सर मेरे को ये हुआ कि उन सब की प्रेरणा से वो मेरे को सर मतलब एज ए गार्जियन सब लोग डांट के भी कहते थे और ये भी कहते थे कि तू देकर पढ़ेगा नहीं ना तो यहीं रह जाएगा, ठीक है, तो तैयारी कर, पढ़ाई कर, सारी डिग्रियां भी जैसे एमएससी करना हो, बीएड करना हो, सब लोग मतलब वहाँ का स्टाफ है, प्रिंसिपल सर है, सब के सब एक तरीके से विशेष योगदान जिंदगी में यही है, बस अच्छे लोग मिल और फिर तैयारी करने गया सर तो फिर एकदम से ये हुआ कि ठीक है वो बुक्स के माध्यम से और फिर अनजाने जाने अनजाने में फिर धीरे धीरे कई बार होता ना सर। अब मैं लकी था इसलिए सबसे पहले साइकोलॉजी की बुक उठाई तो धीर सर की क्यों आई सर, है ना, वो किसी और की भी आ सकती थी, ठीक है। और उस समय तो सर मैं जयपुर में था तो टोंक फाटक पे तो सर साइकोलॉजी की आप किसी दुकान पे जाओ तो साइकोलॉजी का ऐसे बुक्स वो उसको दो शॉपकीपर को बोलोगे तो वो आपको 50 बुक ला के देख ले भाई, छांट ले इनमें से। तो मेरे को ये मेरा ये भी तो एक सौभाग्य है ना सर, कहीं ना कहीं मेरा लक था कि हाँ भाई सर की एक बुक मिल गई तो मैं अब उसी को लेके चल गया। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे सर परिस्थितियां और सारा माहौल और सब टीचर्स स्टाफ वगैरह दोस्त वगैरह ऐसे मिलते गए जिससे क्या है कि पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मेरे को किसी से कोचिंग की या फिर किसी से ज्यादा उस मार्गदर्शन की मेरे को मेरे जो आसपास का क्लाइमेट है वही मेरे को मार्गदर्शित करता है। सबसे बड़ा चीज वही है, हमारा वातावरण हमें मोटिवेट करता है। वातावरण से मोटिवेट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें सर महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों से ये सारी चीज़ें करके फिर अब जिन लोगों के जैसे मान लो कुछ और हैं दोस्त वगैरह हैं सब कहते हैं कि यार अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर तो कर, है ना, निश्चित रूप से बच्चों तक पहुंचना चाहिए। हाँ, तो फिर विनोद ने कहा कि तू ऐसे कर एक बार सर के पास ये उन्होंने कहा कि याद किया है सर ने तो मैं बिल्कुल सर यही कि भाई एक बार सर के दर्शन हो जाएं, सीधी सी बात है कि सर अगर मैं वो तो एक तरीके से ये हो गया ना सर एहसान फरामोश हो गया ना। साइकोलॉजी में मैंने क्वेश्चन इतने सारे अच्छे से किए, हो सकता है भाई चलो ठीक है 12-13 क्वेश्चन मैं सर स्टूडेंट को कहना चाहूंगा आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए किसी भी, है ना, आप धीर सर को अगर ये मानो कि मान लो धीर सर के जो आइडिया हैं उनकी जो फिलोसफी है उनका तरीका आपको पसंद नहीं है, छोड़ो धीर सर को, आप किसी की भी साइकोलॉजी की बुक पढ़ो उससे आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे। सही बात। लेकिन 10-12 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा। बात आती है आप जैसे 20-22 के ऊपर जाते हो ना सर, 30 क्वेश्चन में से 20-22 23-24 25-26 तक जा रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट है सर। सही बात, ठीक है ना। 15-20 क्वेश्चन सॉरी 10-12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्शन आप किसी भी बुक को कोई भी किसी बुक से कर देंगे, जरूरत नहीं है। और आप कह भी सकते हो मेरे तो 30 में से 12 क्वेश्चन सही हो गए, मैंने नहीं पढ़ा, धीरे मत पढ़ना, जरूरत कहाँ है, सीधी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है सर, इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन आपका कैसे हो रहा है। और वो सिलेक्शन में साइकोलॉजी की 30 में से आपको अगर आप 23-24 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो फिर आप भूल जाओ। इस वैकेंसी में लोग इतना इतना पढ़ रहे हैं सर, सब मेहनत कर रहे हैं और एक छोटी सी गलती है आपको, अगर आप सही सिलेक्शन नहीं कर रहे हो बुक का सही मटेरियल का चयन नहीं कर रहे हो तो 2-4 क्वेश्चन से आप पिछड़े और बाहर हो जाओगे, सीधा है। तो ये कहीं ना कहीं मैटर करता है सर, सही बुक्स का चयन करना, सही आप मतलब एक प्लेटफॉर्म का चयन करना, ये सारी चीजें कि जो आप मतलब कम समय में भी ज्यादा कवर अप कर पाओ, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत कर पाओ, ये सारी चीजें सर। इसलिए मैं धन्यवाद सर बहुत बहुत आपको, थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से इस इंटरव्यू से बच्चों को फायदा हुआ होगा और फिर भी कोई आपकी क्यूरीज जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जी सर, हम कोशिश करेंगे कि उसका आपका उचित समाधान मिले। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो उसमें तो सर यही है जो सेल्फ स्कोरर जो है और है मेरे से लाइक क्वेरी है भाई सर को परेशान मत करना, सर बिजी रहते हैं ना ये मेरे को आप कर सकते हो, मैं थोड़ा फ्री हूँ, ये बात है ना, अभी फ्री हूँ तो अभी थोड़ा फ्री हूँ, इसलिए भाई जो क्वेरी है कोई भी दिक्कत है और मैं सर को प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि सर के माध्यम से आप जो भी जिसको हेल्प हो सके आप ले सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।